इंडिया। कुल जमा संविधान सभा ने कुल जमा 2.5 दिनों की बहस के बाद 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। तब उम्मीद ये जगी भारत की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा क्षेत्रों में बोली जाने वाली संपर्क भाषा के रूप में हिंदी राजभाषा के रूप में वैसे ही स्थापित हो पाएगी या हो सकेगी जैसे कि अंग्रेजी स्थापित थी। लेकिन जैसा कि होता रहा है, सबसे पहले हिंदी का तो विरोध 1937-38 में मद्रास प्रांत से शुरू हो गया था, जब 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार 8 राज्यों में प्रांतीय सरकारें बनी, तो उसमें मद्रास में भी प्रांतीय सरकार बनी थी और उसके मुख्यमंत्री जो उन दिनों प्रीमियर कहे जाते थे, प्रधानमंत्री कह सकते हैं, सी राजगोपालाचारी थे। और सी राजगोपालाचारी तो वो मद्रास प्रांत के मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने सबसे पहले हिंदी को वहां प्राथमिक शिक्षा से लागू किया था, उसकी पढ़ाई शुरू कराई थी और उसका विरोध C.A. अन्नादुरई ने किया था, जिसकी आप कह सकते हैं कि परंपरा आज भी चली आ रही है। और जो आज मौजूदा मुख्यमंत्री तमिलनाडु के हैं M.K. स्टालिन साहब की राजनीतिक परंपरा के हैं, जिस राजनीतिक परंपरा की नींव C.A. अन्नादुरई ने रखी थी। तो ये दुर्भाग्य हिंदी के साथ एक जुड़ा रहा, लेकिन इसके बावजूद संविधान सभा ने जब हिंदी को मान्यता दी, हिंदी को स्वीकार किया, तो ऐसा लगा कि भारत में हिंदी स्थापित हो जाएगी। और ये कोई इसलिए भी बड़ी बात नहीं थी क्योंकि गांधी जी के सपनों की भाषा भी हिंदी ही थी। वो भारत की संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को बढ़ाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, केरल हिंदी प्रचार सभा, कर्नाटक हिंदी प्रचार सभा, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, राष्ट्रभाषा समिति, मतलब तमाम तरह की संस्थाएं बनाई उन्होंने और हिंदी के प्रचार प्रसार में अपने बहुत सारे लोगों को लगाया। उसमें से उनके बेटे खुद देव उनके बेटे, सबसे छोटे बेटे गोपाल कृष्ण गांधी, तो वो भी उसमें शामिल रहे। लेकिन बाद में एक हिंदी के साथ उप पैरा कह सकते हैं, क्लॉज कह सकते हैं, जोड़ दिया गया कि यह 15 साल बाद भारत की संवैधानिक राजभाषा बनेगी। यही एक गलती हुई। अगर उसी समय लागू कर दिया गया होता 26 जनवरी 1950 को ही हिंदी को पूरे देश की राजभाषा, जैसे इंडोनेशिया ने डच को हटा करके अपनी भाषा लागू की, या तुर्की के नेता कमाल अतातुर्क ने अंग्रेजी भाषा को हटा करके तत्काल तुर्की भाषा को लागू कर दिया था। कुछ वैसा ही काम अगर हिंदी के लिए किया गया होता तो हिंदी को लेकर के आजकल जो एकाध विवाद उठते रहते हैं या राजनीतिक तौर पर खासतौर पर दक्षिण भारत के कुछ राज्यों से, वो विवाद नहीं उठता और हिंदी स्वीकार्य हो चुका मिलना चाहिए था। उससे कहीं ज्यादा फायदा उदारीकरण और बाजार ने दिया है। हिंदी के विस्तार में भारतीय सिनेमा, खासतौर पर हिंदी सिनेमा, जिसे हम मुंबईया सिनेमा, बम्बईया सिनेमा के तौर पर भी जानते हैं, तो हिंदी सिनेमा ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। और हिंदी के तो गीत, क्या तमिल भाषी, क्या केरल वाले, क्या कन्नड़ भाषी, क्या उत्तर पूर्वी राज्यों के गैर हिंदी भाषी लोग जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, वो सब के सब हिंदी के गीत गुनगुनाते हैं और गुनगुनाए गए हैं। मेरा जूता है जापानी, पतलून इंग्लिस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, जो गीत है उसकी एक जमाने में बहुत जबरदस्त लोकप्रियता थी। तो कहने का मतलब ये है कि हिंदी के विकास में, हिंदी के प्रसार में सबसे ज्यादा सिनेमा ने योगदान दिया है। और चूंकि सिनेमा आते हैं कि उसका प्रतिरूप है या उसी का विस्तार है जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, इंटरनेट है, टेलीविजन है, तो टेलीविजन के चैनलों ने और इंटरनेट के माध्यम ने हिंदी को बहुत बढ़ावा दिया है। आप सब जानते हैं कि जो एक्स है, जिसका पुराना नाम ट्विटर है, वो ट्विटर अंग्रेजी भाषी समुदाय के लिए शुरू हुआ था और देखते देखते भारत में भी प्रचलित हुआ। भारत में शुरुआत में उसका जो एल्गोरिदम था वो बहुत ज़्यादा हिंदी या भारतीय भाषाओं के अनुरूप नहीं था, उनके अनुकूल नहीं था। लेकिन जिस समय मैं ये बात कर रहा हूँ उसी समय एक रिपोर्ट छपी है कि हिंदी भारतीय संदर्भ में एक्स पर,
जो ट्विटर का नया नाम है एक्स, उस पर 26.6% लोगों द्वारा इस्तेमाल की जा रही है और अंग्रेजी स्टैग्नेट हो चुकी है, स्थिर हो चुकी है, वो ज़्यादा बढ़ नहीं रही है। लेकिन भारतीय भाषाएं और ख़ासतौर पर हिंदी सालाना 2% की दर से बढ़ रही हैं। इंटरनेट में भारत में नंबर 1 भाषा हिंदी है, उसके बाद भारतीय भाषाओं में बांग्ला और तमिल का नंबर आता है। तो निश्चित तौर पर हिंदी के विस्तार में बाजार, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और संचार के माध्यम, इन्होंने बड़ा योगदान दिया है। हिंदी हमारी राजभाषा है और हम एक 14 सितंबर के दिन एक तिथि कर लेते हैं उसको राजभाषा मना करके। ये ज़्यादातर सरकारी तौर पर ही होता है, कार्यालयों में होता है। कुछ दिनों के लिए हिंदी पूरे सितंबर में, कुछ दफ्तरों में 1 हफ्ते के लिए, कुछ दफ्तरों में 1 पखवाड़े के लिए, कुछ दफ्तरों में पूरे सितंबर महीने के लिए हिंदी केंद्र बिंदु में आ जाती है। लेकिन ये दुख की बात है कि हिंदी का सरकारी स्तर पर जितना इस्तेमाल होना चाहिए उतना नहीं होता है और इसकी बड़ी वजह ये है कि अभी भी जो भारत की नीति निर्माण की भाषा है, भारत के शासन की भाषा है, वो वह भाषा है जो हमारे समक्ष 200 साल तक उपस्थित रही। वो हमारे सामने साम्राज्यवादी भाषा के तौर पर उपस्थित रही, वो अंग्रेजी है। मेरा अंग्रेजी से कोई विरोध नहीं है और किसी भी हिंदी प्रेमी का अंग्रेजी से कोई विरोध नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि जब भारत अपना आज़ाद हो चुका है तो उसकी अपनी क्यों ना भाषा होनी चाहिए। और भारत की अपनी सारी भाषाएं, मैं अलगू राय शास्त्री जो संविधान सभा में हिंदी को लेकर के जो बहस हुई थी, उनकी बहस पढ़ रहा सुन कहीं, तो उन्होंने ये कहा था कि हिंदी जो है भारतीय भाषाओं में ज्येष्ठा है, मतलब सबसे बड़ी बहन है। और बाकी भारतीय भाषाएं, चाहे तमिल हो, बांग्ला हो, मलयालम हो, कन्नड़ हो, तेलुगु हो, मराठी हो, गुजराती हो, नेपाली हो, मगही हो, मैथिली हो, जो भी भाषाएं हैं, उड़िया हो, असमिया हो, पंजाबी हो, राजस्थानी हो, वो सब उसकी छोटी बहनें हैं। तो जाहिर है कि बड़ी बहन को ही सबसे बड़ा दर्जा और सबसे बड़ी प्रसार संख्या होने के चलते स्वाभाविक रूप से संपर्क भाषा का स्थान मिलना चाहिए। तो भारतीय संविधान सभा ने उसे स्वीकार किया। खुद अम्बेडकर ने भी स्वीकार किया था और उन्होंने तो ये कहा था कि हिंदी दिवस सिर्फ हिंदी मनाने के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि भारत में समानता और समता का माहौल खड़ा करने के लिए होना चाहिए, माहौल बनाने के लिए होना चाहिए। मुझे लगता है कि सरकारी स्तर पर हिंदी चाहे इतना कर पाई हो या ना कर पाई हो, लेकिन बाजार के बढ़ते विस्तार, वाणिज्यिक गतिविधियां, कारोबारी गतिविधियां और संचार के माध्यम, संचार में मतलब सिर्फ जो कम्युनिकेशन वाला संचार है वही नहीं, ट्रांसपोर्टेशन वाला भी संचार जो है, आवागमन के चलते, टूरिज्म के चलते हिंदी का तेजी से विस्तार हो रहा है। यह हमारे लिए एक अच्छे भविष्य का संकेत है। हमने भी देखा है सुदूर दक्षिण भारत के तमिलनाडु के महाबलीपुरम का इलाका हो या कन्याकुमारी हो, वहाँ धारा प्रवाह बोलने वाले मिलते हैं। धारा प्रवाह हिंदी में वो अपना कारोबार करते हैं और उत्तर भारत से गए हुए लोगों को अपनी दुकानों पर, अपने प्रतिष्ठानों पर, अपने होटलों में, अपनी गाड़ियों में बुलाते हैं, बिठाते हैं और कारोबार को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जो समाज है उसमें एक सरकारी तंत्र की है, एक मर्यादित उसकी भूमिका है और एक कुछ नौकरशाही में अंग्रेजी का प्रभुत्व है। इसकी वजह से हिंदी उस तरह से स्थापित नहीं हो पाती, वो सिर्फ रस्मी तौर पर सितंबर के महीने तक ही रह जाती है। लेकिन बाजार ने, संचार के माध्यमों ने और आवागमन के साधनों ने हिंदी को न सिर्फ भारत के कोने कोने में बल्कि दुनिया के भी तमाम देशों में फैलाया है। मुझे पता चला है कि ब्रिटेन में जो लोग रहते हैं, खासतौर पर भारतीय उपमहाद्वीप के लोग, वो अपने परिचय में खुद को भारतीय बताते हैं, चाहे वो पाकिस्तान के हों, बांग्लादेश के हों या श्रीलंका के हों या नेपाल के हों। और आपसी संवाद के लिए वो अंग्रेजी का कम हिंदी का व्यवहार बहुत ज़्यादा करते हैं। यही स्थिति अमेरिका में है, यही स्थिति ब्रिटेन में है, यही स्थिति बाकी यूरोपीय देशों में है। तो मुझे लगता है कि संचार, आवागमन के साधन और बाजार की वजह से
इंटरनेट जो संचार का सबसे आधुनिकतम माध्यम है, उसकी वजह से हिंदी ना सिर्फ भारत के कोने-कोने में, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भारतीय सीमा के पार भी पहुंच रही है। लोगों को संवाद का एक माध्यम प्रदान कर रही है, लोगों के संवाद का माध्यम बन रही है, कारोबार का जरिया बन रही है और आपसी संपर्क का भी एक साधन बन रही है। हिंदी को लेकर के मुझे बड़ी उम्मीदें हैं। एक हिंदी भाषी होने के नाते, हिंदी की रोटी खाने वाले के नाते मुझे लगता है कि हिंदी की इस गति को कोई रोक नहीं पाएगा। और एक चीज़ और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हिंदी को लेकर के या हिंदी का किसी भाषा से, किसी भारतीय भाषा से कोई दुराव नहीं है, कोई विरोध नहीं है। अंग्रेजी को जितना बांग्ला को करती है, जितना मलयालम को करती है, जितना वो तेलुगु को करती है, जितना कन्नड़ को करती है, तो मुझे लगता है कि ये जो भारत को बाँटने की जो कोशिश होती है, भाषाओं के नाम पर कभी, कभी क्षेत्र के नाम पर, मुझे लगता है उसका भी जवाब हिंदी की प्रवाहमान धारा है, जो सबके दिलों तक पहुँच रही है और उसमें सिनेमा, कारोबार बड़ा योगदान दे रहा है। धन्यवाद।